रिच डैड पुअर डैड अध्याय 7 सबक 6 सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। सन 1995 में मैंने सिंगापुर के एक अखबार में इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आ गई और इंटरव्यू तत्काल शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में कॉफी की चुस्कियां लगा रहे थे और मेरी सिंगापुर यात्रा का उद्देश्य पर चर्चा कर रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म के जिग जिगलर के साथ बैठने वाला था। वे प्रेरणा पर चर्चा करने वाले थे और मैं अमीरों के रेस पर। एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ, उस महिला ने कहा। मैंने उसके कई लेख पढ़े थे और मैं उनसे प्रभावित हुआ था। उसकी लेखन शैली दमदार और स्पष्ट थी। उसके लेखों में पाठकों की रुचि जगाने की क्षमता थी। आपकी शैली बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब में कहा। कौन सी चीज़ आपको अपने सपनों से को हकीकत में बदलने से रोक रही है? मेरा काम कहीं का कहीं जाता है, उसे शांतिपूर्वक कहा। हर आदमी कहता है कि मेरे उपन्यास बढ़िया हैं, परंतु कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अखबार के लिए काम कर रही हूँ। कम से कम इससे मेरा खर्च तो चल जाता है। क्या आप इसके बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है। वह एक स्कूल चलाता है, जहाँ लोगों को बिक्री संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। वह सिंगापुर में कई चोटी के कॉरपोरेशन के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूँ कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा। उसका शरीर सख्त हो गया। आप यह कहना चाहते हैं कि बिक्री सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा? मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? एक बार फिर मैंने सहमति से सिर हिलाया। इसमें गलती ही क्या है? मैं अब अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उनसे कुछ नहीं सुझाव दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में अब जो खुद के सुझाव की रक्षा करता नजर आ रहा था। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री है। मैं सेल्समैन बनना सीखने के लिए एक स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशनल हूं। मैं एक प्रोफेशन में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन ना बनना पड़े। मैं सेल्समैनों से नफरत करती हूँ। उन्हें केवल पैसा चाहिए होता है। तो आप मुझे बताएं कि मैं सेल्स में का अध्ययन क्यों करूं? अब वह अपना ब्रीफकेस ताकत से बंद कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया था। कॉफ़ी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग बुक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस महिला द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके एक नोट की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नज़र डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर उसने नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। उसके पैड पर उसने लिखना था, रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग लेखक। यहाँ पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा हुआ है, ना कि बेस्ट राइटिंग लेखक। उसकी आंखें तत्काल फैल गईं। मैं बहुत बुरा लेखक हूँ। आप बहुत बढ़िया लेखिका हैं। मैं सेल्स स्कूल गया हूँ, आपके पास मास्टर डिग्री है। दोनों को इकट्ठा करें और आप एक बेस्ट सेलिंग लेखिका और बेस्ट राइटिंग लेखिका बन सकती हैं। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं कभी इतना नीचे नहीं गिरूंगी कि बिक्री सीखने के लिए प्रशिक्षण लूँ। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल लेखिका हूँ और आप एक सेल्समैन हैं। यह सही नहीं है। उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिए। वह सिंगापुर की उस सुबह तेजी से बाहर चली गई। कम से कम उसने अगले दिन मुझे एक अच्छा कवरेज दिया। दुनिया स्मार्ट, गुड़ी, शिक्षित और प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं, वे हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिनों पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। मैं एक गैरेज गया और युवा मैकेनिक ने उसे कुछ ही मिनटों में ठीक कर दिया। इंजन की आवाज़ सुनकर ही उसे समझ में आ गया था कि गड़बड़ कहाँ थी। मैं हैरान था। दुखद सच तो यह था कि प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं होती। मुझे लगातार यह देखकर झटका लगा कि प्रतिभा संपन्न लोग कितना कम कमा पाते हैं। मैंने अभी हाल ही में सुना है कि 5% से भी कम अमेरिकी एक साल में $1 लाख से ज़्यादा कमा पाते हैं। मैं ऐसे प्रतिभाशाली और उच्च शिक्षित लोगों से मिला हूँ जो एक साल में $20,000 से भी कम कमा पाते हैं।
मेडिकल व्यवसाय में विशेषता रखने वाला एक व्यावसायिक सलाहकार मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, दंत चिकित्सक और दूसरे लोगों के पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं। और मेरी यह सोच थी कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद तो उनके घर पैसा बरसने लगता होगा। इस व्यवसाय सलाहकार ने मुझे एक बढ़िया व्यवसाय और एक वाक्य दिया, वे भारी दौलत से सिर्फ एक दक्षता दूर हैं। इस वाक्य का मतलब है कि ज़्यादातर लोगों को केवल एक और दक्षता सीखने की ज़रूरत होती है और इसके बाद उनकी आमदनी अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल बुद्धि, अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग और कानून का समन्वय है। इन 4 तकनीकी दक्षताओं को मिला दें और पैसा बनाना आसान हो जाएगा। जब पैसों की बात आती है तो ज़्यादातर लोग केवल कड़ी मेहनत करने की दक्षता होती है। दक्षताओं के समन्वय का एक अच्छा उदाहरण अखबार के उस रिपोर्टर का है। अगर वे सेल्स और मार्केटिंग क्षेत्र में दक्षता हासिल कर लें, तो उनकी आमदनी हवा से बातें कर सकती है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एडवर्टाइज़, कॉपीराइटिंग और सेल्स कोर्स में शामिल हो जाता। फिर अखबार में काम करने की बजाय मैंने किसी एडवर्टाइज़िंग एजेंसी में नौकरी खोजी होती। चाहे इस काम में वेतन कम भी मिलता, परंतु इससे वह सीख जाती कि सफल एडवर्टाइज़मेंट में प्रयुक्त होने वाले शॉर्टकट का प्रयोग किस तरह किया जाता है। उसे अपना कुछ समय जनसंपर्क को भी देना होता है, जो एक महत्वपूर्ण दक्षता है। वह यह भी सीखती कि मुफ्त में प्रचार किस तरह लाखों कमाए जाते हैं। फिर रातों और सप्ताहों में वह अपना महान उपन्यास पूरा कर सकती थी। जब वह पूरा हो जाता तो अपनी पुस्तक बेचने के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति में होती। फिर कुछ ही समय में एक बेस्ट सेलिंग लेखिका हो सकती थी। जब मैंने अपनी पहली पुस्तक इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल छपवाई तो एक प्रकाशक ने मुझे यह सलाह सुझाव दिया कि मैं शीर्षक बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कर दूं। मैंने प्रकाशक से साफ-साफ कह दिया कि इस तरह के शीर्षक से पुस्तक की कुल 2 कॉपियाँ ही बिकेंगी। एक तो मेरा परिवार खरीदेगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त, कि वे दोनों ही इसे मुफ्त में पाने की आशा करेंगे। इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल शीर्षक को जानबूझकर चोटीला बनाया गया क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने से अत्यधिक प्रचार मिल जाएगा। शिक्षा के समर्थक हूँ और शिक्षा के सुधार में विश्वास करता हूँ। अन्यथा मैं अपने पुरातन शिक्षा तंत्र को बदलने में बार-बार माँग क्यों करता? इसलिए मैंने एक टाइटल ऐसा चुना जो टीवी और रेडियो पर ज़्यादा शो प्रचारित हो सकता था। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैं विवादास्पद होने से नहीं डरता था। कई लोगों का विचार था कि कई बार फ्रूट केक परंतु पुस्तक बिक्री और बहुत बिक्री। जब यूएस मर्चेंट मरीन अकेडमी से 1969 में ग्रेजुएट हुआ था, तो मेरे पढ़े-लिखे डैडी खुश हुए। स्टैंडर्ड ऑफ कैलिफ़ोर्निया ने मुझे अपने ऑयल टैंकर फ्लीट में काम दे दिया। मैं थर्ड मेट था और हालाँकि मेरी तनख्वाह मेरे सहपाठियों की तुलना में कम थी, परंतु कॉलेज के बाद पहले काम के हिसाब से ठीक थी। मेरी शुरुआती तनख्वाह $42,000 प्रति वर्ष थी, जिसमें ओवरटाइम भी शामिल था और मुझे केवल 7 महीने ही काम करना पड़ता था, बाकी 5 महीने मेरी छुट्टियाँ होती थी। अगर मैं चाहता तो एक सहायक शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जा सकता था और अपनी 5 महीनों की छुट्टियों के बदले अपनी तनख्वाह दुगनी कर सकता था। मेरे सामने एक बहुत बढ़िया करियर था, परंतु मैंने 6 महीने बाद ही इस्तीफ़ा दे दिया और मेरी मरीन कॉर्प्स में भर्ती हो गया, ताकि मैं हवाई जहाज़ उड़ाना सीख सकूँ और मेरे पढ़े-लिखे डैडी का दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बताया और बधाइयाँ दी। स्कूल और नौकरी में विशेषता का एक विचार लोकप्रिय विचार है, यानी कि ज़्यादा धन कमाने के लिए या प्रमोशन हासिल करने के लिए आपको विशेषज्ञता हासिल करने की ज़रूरत है। इसलिए मेडिकल डॉक्टर्स तत्काल बाल रोग विशेषज्ञ या अस्थि रोग विशेषज्ञ जैसी विशेषता हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, वकीलों, पायलटों और बाकी लोगों के बारे में सही है। मेरे पढ़े-लिखे डैडी इसी विचारधारा में विश्वास रखते थे, इसलिए वे डॉक्टर से मिलने के बाद रोमांचित हो गए थे। वे अक्सर ये मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाते हैं। अमीर डैडी मुझे इस बात का ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा-थोड़ा पता होना चाहिए, यह उनका सुझाव था। इसलिए मैंने उनकी कंपनियों के कई विभागों में सालों तक काम किया। कुछ समय के लिए मैंने उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम किया। हालाँकि मैं कभी अकाउंट नहीं बन सकता था, परंतु वे चाहते थे कि मैं उस विभाग में रहकर उनकी
बारे में मोटी-मोटी बातें समझ लूँ। अम्मी-डैडी जानते थे कि मैं वहाँ की शब्दावली को पकड़ लूँगा और यह भी समझ लूँगा कि क्या महत्वपूर्ण होता है और क्या नहीं। मैं एक बस बॉय और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम कर चुका हूँ और सेल्समैन, रिजर्वेशन और मार्केटिंग में भी वे मुझे और माइक को सीढ़ी दर सीढ़ी सिखा रहे थे। इसलिए वे चाहते थे कि हम लोग उनके बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट और ब्रोकर के साथ बैठकों में भाग लें। वे चाहते थे कि हम लोग उनके साम्राज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल की अच्छी तरह तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ दी, तो मेरे पढ़ी-लिखी डैडी ने मुझे दिल खोलकर बातें की। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे मेरे मेरे निर्णय के कारण को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैं जिस नौकरी से इस्तीफ़ा दिया था, उसमें तनख्वाह अच्छी थी, फ़ायदे बहुत थे, खाली समय भी बहुत मिलता था और प्रमोशन के अच्छे अवसर भी थे। जब एक शाम को उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी, तो मैंने लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें इस कारण को नहीं समझा सका। तर्क उनको तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पा रहे थे। समस्या यह थी कि मेरा तर्क आखिर मेरे डैडी का तर्क था। मेरे पढ़े-लिखे डैडी के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी, मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुछ था। पढ़े-लिखे डैडी का विचार था कि मैं सिर्फ ऑफिसर बनने की शिक्षा ग्रहण करने स्कूल गया था। अमीर डैडी जानते थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए स्कूल गया था। तो एक विद्यार्थी की तरह मैं सुदूर पूर्व और साउथ पैसिफिक जाने वाले जहाज़ों पर, बड़े फ्रूटर्स और ऑयल टैंकरों और यात्री जहाज़ों पर काम करता रहा। अमीर डैडी को इस बात पर जोर देते थे कि मैं यूरोप जाने वाले जहाज़ों के बजाय प्रशांत महासागर पर अपना ध्यान केंद्रित करूं, क्योंकि भविष्य के देश एशिया में हैं, यूरोप में नहीं। जबकि मेरे ज़्यादातर सहपाठी, जिनमें माइक भी शामिल था, अपने घरों और पार्टी और मौज-मस्ती करते थे, तब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, ताहिती, सामोआ और फिलीपींस में व्यावसायिक लोगों, बिज़नेस की शैलियों और संस्कृतियों का अध्ययन करता था। मैं भी पार्टी कर रहा होता, परंतु अपने घर नहीं। मेरा ज्ञान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। पढ़े-लिखे डैडी कभी नहीं समझ पाए कि मैंने यह नौकरी क्यों छोड़ी, इसके बाद मरीन कॉर्प्स में क्यों शामिल हुआ। उन्हें बता दिया कि मैं जहाज़ उड़ाना सीखना चाहता हूँ, परंतु मैं वास्तव में ट्रूप का नेता बनना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे बता रखा था कि कंपनी चलाने का सबसे कठिन काम होता था लोगों से काम लेना। उन्होंने 3 साल तक सेना में काम किया था। मेरे पढ़े-लिखे डैडी ने कभी ऐसा नहीं किया था। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक परिस्थितियों में किस तरह लोगों का नेतृत्व किया जाए। जो तुम्हें अगली चीज़ सीखनी है, वह है नेतृत्व। उन्होंने कहा, अगर एक अच्छे नेता नहीं हो, तो आप पर पीछे से गोली चलाई जा सकती है, जैसा कि बिज़नेस में किया जाता है। सन 1973 में वियतनाम से लौटने पर मैंने कमीशन से इस्तीफ़ा दे दिया। हालाँकि मैं हवाई जहाज़ उड़ाना पसंद करता था। मैं बेरोज़ कंपनी में काम करने लगा। मैंने इसमें एक वजह से नौकरी की थी और नौकरी के फ़ायदे वह वजह नहीं थी। मैं एक शर्मीला आदमी था और बिक्री का विचार मुझे दुनिया का सबसे डरावना विषय लगता था। ज़ेरॉक्स अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती थी। मेरे डैडी का मुझ पर गर्व था, मेरे पढ़े-लिखे डैडी का मुझ पर शर्म आती थी। एक बुद्धिजीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्समैन उनके नीचे स्तर के होते हैं। मैंने ज़ेरॉक्स में 4 साल तक काम किया, जब तक कि मुझे दरवाजे खटखटाने और आविष्कार कर दिए जाने का डर से मुक्ति नहीं मिल गई। एक बार मैं विक्रय में चोटी के 5 लोगों में लगातार आने लगा, तो मैंने एक बार फिर इस्तीफ़ा दे दिया, आगे बढ़ गया। एक बार फिर मैंने अच्छी खासी कंपनी के साथ अपना बढ़िया करियर छोड़ दिया था। सन 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी खोली। अमीर डैडी ने मुझे और माइक को कंपनियां चलाने का प्रशिक्षण दे रखा था, तो अब मुझे उन्हें स्थापित करना ही सीखना था। मेरा पहला उत्पाद था नायलॉन और वेलक्रो का वॉलेट, जो फॉर ईस्ट में बनता था और समुद्री जहाज से न्यूयॉर्क में एक वेयरहाउस तक आता था। मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो चुकी थी और अब मेरे पंखों को मजबूती का परीक्षा का समय आ गया था। अगर अब मैं असफल होता, तो मैं दिवालिया हो गया होता। अमीर डैडी का मानना था कि 30 साल पहले दिवालिया होना सबसे अच्छा होता है। आपके पास सँभलने का मौका होता है। उनकी सलाह थी कि मेरे 30वें जन्मदिन की शाम को मेरा पहला शिपमेंट कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिज़नेस करता हूँ और जैसा मेरे अमीर डैडी ने मुझे प्रोत्साहित किया था कि मैं विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, आज मेरी निवेश कंपनी दक्षिण अमेरिका, एशिया, नॉर्वे और रूस में निवेश करती है।
एक कहावत है कि जब जॉब एक संक्षिप्त रूप है जस्ट ओवर ब्रोक का, और दुर्भाग्य से यह करोड़ों लोगों के लिए सही साबित होता है, क्योंकि स्कूल यह नहीं समझ पाता कि फाइनेंशियल बुद्धि भी एक बुद्धि का ही रूप है। इसलिए ज़्यादातर कर्मचारी या मजदूर अपने साधनों के भीतर रह रहे हैं, वे मेहनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। एक और डरावनी मैनेजमेंट थ्योरी है, काम करने वाले इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से ना निकाल दिया जाए, और मालिक उन्हें केवल इतना ही देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़कर ना चले जाएं। और अगर आप ज़्यादातर कंपनियों की तनख्वाह देखें तो आप पाएंगे कि इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई है। इसका कुल परिणाम यह होता है कि ज़्यादातर कर्मचारी आगे नहीं बढ़ पाते, वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। सुरक्षित नौकरी खोज लो, ज़्यादातर काम करने वाले समय के पुरस्कारों जैसे वेतन और दूसरे फायदों के लिए काम करते हैं, परंतु दीर्घकालीन दृष्टि से यह उनके लिए घाटे का सौदा साबित होता है। इसके बजाय मैं युवा लोगों को यही सलाह दूंगा कि नौकरी खोजते समय वे इस बात का ध्यान रखें कि वे कितना कमा रहे हैं, और इस बात पर ज़्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। रास्ते पर आगे की तरफ देखकर यह तय करें कि किसी खास प्रमोशन को चुनने से पहले और जुआ दौड़ में फंसने से पहले वे कितनी दक्षताओं में पारंगत होना चाहते हैं। एक बार लोग बिल चुकाने की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो वे छोटे हैमस्टर की तरह धातु के छोटे पहियों की चारों तरफ घूमते रहते हैं। उनके छोटे पैर तेजी से घूमते हैं, पहिए भी तेजी से घूमते हैं, परंतु आने वाले कल में भी वे उसी पिंजरे में रहेंगे। नौकरी जंतरी मैकबर फिल्म में टीम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था, और इस फिल्म में कई बार बहुत जोरदार संवाद थे। शायद सबसे यादगार लाइन थी, मुझे पैसा दिखाओ, परंतु एक और लाइन थी जो मेरे हिसाब से ज़्यादा सच्ची थी। यह उसका दृश्य में थी जहां टीम क्रूज फर्म को छोड़कर जा रहा था। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और वह पूरी कंपनी से पूछता है कि मेरे साथ कौन आना चाहता है, और सब लोग मौन और स्तब्ध थे। केवल एक औरत बोलती है, मैं आना चाहती हूँ, परंतु मेरा 3 महीने में प्रमोशन होने वाला है। यह वाक्य शायद पूरी फिल्म का सबसे अच्छा वाक्य था। यह उस तरह का वाक्य था जो बिल चुकाने के लिए मेहनत करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे पढ़े लिखे डैडी हर साल तनख्वाह बढ़ने की आशा लगाए रहते हैं, और हर साल उन्हें निराशा होती है। इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और ज़्यादा योग्यताएं हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और वेतन वृद्धि मिल सके। परंतु एक बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती। मैं अक्सर लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि रोज़मर्रा की यह गतिविधि आपको कहाँ ले जा रही है। छोटे हैमस्टर की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है, उनका भविष्य कैसा होगा। सिरिल ब्रिकफील्ड, द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पीपल के भूतपूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत बहुत ख़राब है। पहली बात तो यह है कि आज काम करने वालों में से 50% को कोई पेंशन मिलेगी नहीं। इस बात से चिंता होनी चाहिए, और बाकी बचे 50% में से भी 75 से 80% लोगों को नाम मात्र की पेंशन मिलेगी, जो कि $55 या $150 या $300 प्रति माह होगी। अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस कॉर्पल लिखते हैं, मैं एक बड़ी राष्ट्रीय पेंशन सलाहकार के फर्म का मुख्यालय गया और मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला, जिसकी विशेषज्ञता बढ़िया रिटायरमेंट योजनाएं तैयार करने में थी। जब मैंने उनसे पूछा कि छोटे ऑफिसों में काम करने वाले लोगों को पेंशन कितनी आमदनी की उम्मीद करनी चाहिए, तो उसने विश्वास से भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट का क्या मतलब होता है, मैंने पूछा। उसने अपने कंधे उचकाए। अगर बुजुर्गों को लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जिंदा रहने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो वे जवाब साफ है, मैकडोनल्ड बिजनेस सिस्टम में आपसे अच्छा है। ज़्यादातर प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्ग बनाने में लगते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। जवाब साफ है, मैकडोनल्ड बिजनेस सिस्टम में आपसे अच्छा है। ज़्यादातर प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्ग बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। हवाई में मेरा एक दोस्त है जो एक महान कलाकार है। वह काफ़ी पैसा कमा लेता है। एक दिन उसकी माँ ने वकील से
उसके बारे में बताया। उसकी माँ ने अपने पुत्र के नाम पर $35,000 छोड़े हैं। यह रकम सरकार और वकीलों द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी। तत्काल उसने इस पैसे से विज्ञापन करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने का सोचा। 2 महीने बाद उसका पहला पूरे पेज का रंगीन विज्ञापन एक महंगी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसके पाठक बहुत अमीर लोग थे। यह विज्ञापन 3 महीने तक चला। उसे विज्ञापन में प्रत्युत्तर में कोई उत्तर नहीं मिला। उसकी सारी पूंजी इस विज्ञापन में खत्म हो गई। अब वह पत्रिका का दावा ठोकना चाहता था। यह एक ऐसे आदमी का सामान्य उदाहरण है जो एक बेहतरीन हैमबर्ग बना सकता था, परंतु बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं रखता था। जब मैंने उनसे पूछा कि उसने क्या सीखा है, उसका जवाब केवल यही था, विज्ञापन करने वाले लोग धोखेबाज होते हैं। मैंने फिर उनसे पूछा, क्या वह सेल्स में या डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहता है? तो उसका जवाब था, मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। दुनिया प्रतिभा संपन्न गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे तो या तो गरीब होते हैं या फिर पैसे की समस्या से जूझ रहे होते हैं, या अपनी क्षमताओं से कम पैसा कमा रहे होते हैं, और इसका जिम्मेदार उनके ज्ञान का विषय नहीं बल्कि उनका अज्ञान है। वे एक बेहतर हैमबर्ग बनाने की दक्षता को पैना करने में ही लगे रहते हैं और हैमबर्ग को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने की दक्षता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। शायद मैकडॉनल्ड का सबसे अच्छा हैमबर्ग नहीं बनाता, परंतु वो एक मूलभूत रूप से औसत हैमबर्ग को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ हैं। गरीब डैडी चाहते थे कि मैं एक विशेषज्ञता हासिल करूं। उनका विचार था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ज़्यादा वेतन मिलेगा। हालांकि उन्हें हवाई के गवर्नर ने साफ कह दिया था कि वे राज्य सरकार के लिए अब काम नहीं कर सकते। फिर भी मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। पढ़े लिखे डैडी ने टीचर्स यूनियन का काम संभाल लिया था और वे उच्च शिक्षित और निपुण प्रोफेशन के लिए और ज़्यादा सुरक्षा और फायदों के लिए अभियान में जुड़ रहे थे। हमें इस बात पर काफ़ी बहस हुई, परंतु मैं जानता था कि वे इस बात पर कभी सहमत नहीं हुए कि ज़्यादा विशेषज्ञता के कारण ही मुझे यूनियन में संरक्षण की ज़रूरत होती है। वे यह कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं, उतने ही ज़्यादा आप जाल में फंस जाते हैं। आप अपनी विशेषज्ञता पर निर्भर हो जाते हैं। अमीर डैडी की सलाह यह थी कि माइक और मैं खुद का विकास करें। कई कॉरपोरेशन यही सिखाते हैं कि ये बिजनेस स्कूल के किसी युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी को चुनते हैं और फिर उस आदमी को इस तरह विकसित करते हैं ताकि एक दिन वह कंपनी की जिम्मेदारी संभाल सकें, और ये प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी किसी एक डिपार्टमेंट में विशेषज्ञ नहीं होते। वे बिजनेस सिस्टम के सभी पहलुओं की जानकारी लेने के लिए इस डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट तक काम करना सीख जाते हैं। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों को दूसरे पहलुओं के बच्चों को इसी तरह विकसित करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चों को बिजनेस की पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह समझ में आ जाती है और वे भी ये समझ पाते हैं कि किस तरह विभिन्न डिपार्टमेंट में तालमेल होता है। दूसरे विश्व युद्ध की पीढ़ी में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना बुरा समझा जाता था। आज इसे स्मार्ट समझा जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय इस कंपनी को बदलकर दूसरी कंपनी में जाना पसंद करेंगे। तो क्यों ना कमाने के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। कम समय में हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो, परंतु लंबे समय में इसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सफलता के लिए जिन मुख्य मैनेजमेंट दक्षताओं की ज़रूरत होती है वे हैं: नंबर 1 कैश फ्लो का मैनेजमेंट, नंबर 2 सिस्टम का मैनेजमेंट, जो आपको और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर, नंबर 3 लोगों का मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञ दक्षताएं सेल्स और मार्केटिंग की समझ है। बिक्री की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता की आधारभूत कुशलता है। इसलिए आपको दूसरे आदमियों के साथ संप्रेषण में कुशल होना चाहिए, चाहे वह कोई भी ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, पत्नी हो या बच्चे हों। कम्युनिकेशन की स्किल्स जैसे लिखना, बोलना, सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। यह एक ऐसी कला है जिस पर मैं लगातार मेहनत करता हूँ और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रमों में भाग लेता हूँ या शैक्षणिक टेप खरीदता रहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पढ़े लिखे डैडी ने जितनी ज़्यादा मेहनत की है, वे उतने ही ज़्यादा काबिल बने। उन्होंने जितनी ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करी, वे उतने ही ज़्यादा फँसते चले गए। हालाँकि उनकी तनख्वाह बढ़ी, परंतु उनके विकल्प कम होते चले गए। जब उन्हें सरकारी नौकरी से हटा दिया गया, तभी उन्हें पता चला कि वे व्यवसाय की दृष्टि से कितने जोखिम में थे। यह तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे
प्रमोशनल एथलीट को अचानक चोट लग जाए, वह खेलने के लिए ज़्यादा बूढ़ा हो जाए, उसकी ऊँची तनख्वाह वाली स्थिति चली जाती है और वे अपनी सीमित दक्षताओं के सहारे जीवन यापन करते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसलिए मेरे पढ़े-लिखे डैडी के बाद मैं यूनियनों के इतने सार्थक बन गए थे। उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कैसे ज़्यादा फ़ायदा दिलाया होता। अमीर डैडी माइक और मुझे सभी चीज़ों के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट थे और वे हमसे यह भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों को एक टीम के रूप में काम करवाएँ। आज इसे व्यावसायिक विशेषज्ञताओं का समन्वय कहा जाएगा। आज मैं भूतपूर्व स्कूल टीचर से मिलता हूँ जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वे इतने ज़्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र की विशेषज्ञ क्षमताओं के अलावा भी दक्षताएँ हैं। वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग में भी कर सकते हैं। बिक्री और मार्केटिंग की दक्षताएँ ज़्यादातर लोगों को इसलिए कठिन लगती हैं क्योंकि इसमें नकारे जाने या अस्वीकार किए जाने का डर होता है। आप संप्रेषण, सौदेबाजी और अपने नकारे जाने का डर का सामना करने में जितने बेहतर होंगे, आपके लिए ज़िंदगी उतनी ही आसान होगी। जिस तरह मैंने अखबार की लेखिका को सलाह दी थी कि जो बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी कि मैं हर किसी को वही सलाह देना चाहूँगा। तकनीकी रूप से विशेषज्ञता हासिल करने के कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कुछ कमज़ोर पहलू होते हैं। मेरे कुछ दोस्त जो जीनियस हैं परंतु वे दूसरे लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बात नहीं कर पाते और परिणामस्वरूप उनकी आमदनी बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि वे 1 साल तक बिक्री की कला सीखें, चाहे कुछ भी ना हो कमाएँ, परंतु उनकी कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाएगी और यह अनमोल है। अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति के अलावा हमें अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी होने की भी ज़रूरत है। दरअसल अमीर होने के लिए आप में लेने के साथ ही देने की काबिलियत भी होनी चाहिए। आर्थिक या प्रोपोर्शनल संघर्ष के मामले में देने और लेने में बहुत कमी देखी गई है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ़ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे ना तो अच्छे विद्यार्थी हैं और ना ही अच्छे शिक्षक। मेरे दोनों डैडी उदार थे, परंतु दोनों ने पहले देने के सिद्धांत का पालन किया था। शिक्षा देना उनके लिए एक प्रकार का था, जितना ज़्यादा उन्होंने दिया उतना ही ज़्यादा उनको मिला। पैसे देने के मामले में ज़रूर उन दोनों में अंतर था। मेरे अमीर डैडी ने बहुत सा पैसा दान कर दिया। उन्होंने अपने चर्च को दान कर दिया, समाज सेवी संस्थाओं को दान कर दिया, अपने फाउंडेशन को दान कर दिया। वे जानते थे कि पैसा हासिल करने के लिए पैसा देना होता है। पैसा देना ज़्यादातर अमीर परिवारों का रहस्य है। इसलिए रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन काम कर रहे हैं। ये संगठन उनकी संपत्ति को ले लेते हैं, उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं। मेरे पढ़े-लिखे डैडी हमेशा कहते थे कि जब मेरे पास अतिरिक्त पैसा होगा तो मैं उसे दान कर दूँगा। समस्या यह भी थी कि उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा आया ही नहीं। इसलिए वे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते रहे और पैसे के सबसे महत्वपूर्ण नियम को भूल गए। दो और आपको मिल जाएगा। इसके बजाय वे यकीन करते थे, लो और फिर दो। निष्कर्ष में यही कहना चाहता हूँ कि मुझ पर दोनों डैडियों की छाप है। मेरा एक हिस्सा कट्टर पूँजीपति का है, जो पैसे से पैसा कमाने का खेल से प्रेम करता है और दूसरा हिस्सा मेरा एक सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार शिक्षक का है, जो गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती आर्थिक खाई को बहुत ज़्यादा चिंतित है। मैं इस बढ़ती हुई खाई के लिए मूल रूप से दकियासूनी शिक्षा तंत्र को ज़िम्मेदार मानता हूँ।